नमो नमः मित्राणि मम नाम प्रिंसः अहम मैग्नेट ब्रेन कक्षायाम स्वागतम करति। बड़ी मेहनत से याद की थी ताकि आप लोग इसको ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में बता पाओ। तो क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स ने संस्कृत अपना ऑप्शनल लिया है सारे लोग इसका ट्रांसलेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो हम क्लास 10th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी देख रहे थे सर, और प्रोबेबिलिटी में पार्ट 4 के अंतर्गत हमने अपने मिसलेनियस में बहुत सारे शानदार और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व कर लिया था। तो अपने सवालों की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मिसलेनियस के कुछ और सवाल यहां पे देख लेते हैं सर। लेकिन एक शानदार, जानदार, मजेदार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सवाल। तो सबसे पहले इस सवाल को पढ़ लेते हैं और यहां पे आप लोग भी इस सवाल पे एक नजर डालो, कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व हो रहा होगा। तो सवाल हमें यहां पे कह रहा है सर, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। The grasser will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one random pen and gives it to him. What is the probability that number 1 he will buy it, number 2 he will not buy it? अब यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। तो जितना कहूंगा बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है। सवाल यहां पे आपसे कह रहा है सर कि एक दुकानदार है जिसके पास बेचने के लिए 144 बॉल पेन्स हैं। इस जानकारी के साथ साथ सवाल ने आपको यह भी बता दिया कि इन 144 बॉल पेन में से 20 बॉल पेन खराब हैं और बचे हुए बॉल पेन अच्छे हैं, बचे हुए बॉल पेन वर्किंग कंडीशन में हैं। अब आगे सवाल कहता है कि दिगराज सर आप लोगों के लेक्चर के लिए बना रहे थे नोट्स बनाते बनाते उनके बॉल पेन की इंक हो जाती है खत्म। तो एक नया बॉल पेन खरीदने के लिए वो पहुंचते हैं इस वाले दुकानदार के पास और दुकानदार को कहते हैं कि भैया मुझे एक बॉल पेन देना। अब देखो आगे की कहानी। तो वो जो एक बॉल पेन दुकानदार दिगराज सर को देगा, दिगराज सर उस बॉल पेन को खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ये कुछ कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। क्या कंडीशन है सर, ध्यान से सुनना। तो सवाल ने आपको बता दिया है कि वो जो एक बॉल पेन दुकानदार दिगराज सर को देगा, वो अगर एक अच्छी कंडीशन का बॉल पेन होगा, अगर वो एक वर्किंग कंडीशन का बॉल पेन होगा, अगर वो एक अच्छा बॉल पेन होगा, तभी दिगराज सर उस बॉल पेन को खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। यानी कि दुकानदार जो बॉल पेन दिगराज सर को दे रहा है, अगर वो डिफेक्टिव निकलता है, अगर वो खराब निकलता है, उस कंडीशन में दिगराज सर उस बॉल पेन को नहीं खरीदेंगे। अब इस बेसिस पे सवाल आपसे पूछ रहा है सर कि अगर दिगराज सर को देने के लिए दुकानदार इन 144 बॉल पेन के लॉट में से बिल्कुल रैंडमली किसी भी एक बॉल पेन को बाहर निकालता है, तो उस बॉल पेन को दिगराज सर खरीदेंगे, इस बात की क्या संभावना है। और सेकंड पार्ट में कह रहा है उस बॉल पेन को दिगराज सर नहीं खरीदेंगे, इस बात की क्या संभावना है। सवाल फिर से रिपीट मार रहा हूं, ध्यान से सुनना। सवाल यहां पे आपसे कह रहा है सर कि एक दुकानदार है जिसके पास बेचने के लिए 144 बॉल पेन्स हैं और इन 144 बॉल पेन में से 20 बॉल पेन खराब हैं और बचे हुए बॉल पेन अच्छे हैं, बचे हुए बॉल पेन वर्किंग कंडीशन में है। अब सवाल आगे आपसे कह रहा है कि दिगराज सर आप लोगों के लेक्चर के लिए बना रहे थे नोट्स बनाते बनाते उनके बॉल पेन की इंक हो जाती है खत्म। तो वो पहुंचते हैं इस दुकानदार के पास एक बॉल पेन खरीदने के लिए। अब वो जो एक बॉल पेन दुकानदार दिगराज सर को देगा, दिगराज सर उस बॉल पेन को खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ये कुछ कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। क्या कंडीशन है सर? तो सवाल ने आपको बता दिया है कि दुकानदार वो जो बॉल पेन दिगराज सर को देगा, अगर वो बॉल पेन वर्किंग कंडीशन का हुआ, अगर वो बॉल पेन अच्छी कंडीशन का हुआ, तभी दिगराज सर उस बॉल पेन को खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। यानी कि दुकानदार वो जो बॉल पेन दिगराज सर को दे रहा है, अगर वो डिफेक्टिव निकला, अगर वो खराब निकला, उस कंडीशन में दिगराज सर उस बॉल पेन को नहीं खरीदेंगे। अब इस बेसिस पे सवाल आपसे आगे पूछ रहा है सर कि दिगराज सर को देने के लिए दुकानदार इन 144 बॉल पेन के लॉट में से बिल्कुल रैंडमली किसी एक बॉल पेन को बाहर निकालता है। तो इस बात की क्या संभावना है कि उस बॉल पेन को दिगराज सर खरीदेंगे। सेकंड पार्ट में इस बात की क्या संभावना है कि उस बॉल पेन को दिगराज सर नहीं खरीदेंगे। सवाल सभी को क्लियर है क्या? बिल्कुल होना चाहिए। अब सवाल क्लियर है सर, तो सॉल्यूशन पे भी बात करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें यह भी पता है कि प्रोबेबिलिटी के सवालों में जितने चीजों की हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, उन्हीं को हम अपना इवेंट मान लेते हैं।
अब इस सवाल में कुल मिला के दो चीजों की हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, यानी कि यही दो हमारे इवेंट बनने वाले हैं। तो अब अपने इवेंट का नामकरण कर लेते हैं सर। तो पहले वाले को E1 कह दिया, दूसरे वाले को E2 कह दिया। तो अपनी कहानी इवेंट नंबर 1 यानी कि E1 के साथ स्टार्ट करते हैं सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट E1 बराबर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा सर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब इसका जवाब आपके साइड से आना चाहिए, फटाफट बताओ इस सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे। तो यहां पे एक स्वर में सारे स्टूडेंट्स को जवाब देना चाहिए सर कि इस पर्टिकुलर सवाल की सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स is equal to total number of ball pens with the shopkeeper is equal to 144। क्योंकि यहां पे सवाल को पढ़ के बहुत अच्छे से मुझे क्लियर हो रहा है कि वो जो एक बॉल पेन दुकानदार रैंडमली सेलेक्ट करेगा, वो एक बॉल पेन इन 144 बॉल पेन में से कोई भी एक बॉल पेन हो सकता है। क्योंकि यहां पे मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि वो जो एक बॉल पेन दुकानदार बिल्कुल रैंडमली सेलेक्ट करेगा, वो एक बॉल पेन इन 144 बॉल पेन में से कोई भी एक बॉल पेन हो सकता है, यानी कि इन टोटल यहां पे 144 पॉसिबिलिटीज है सर। इसी वजह से यहां पे मैं कह दूंगा कि इन दिस सिचुएशन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेन्स विद द शॉपकीपर इज इक्वल टू 144। समझ में आया क्या आना चाहिए। न्यूमरेटर में आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब आपके इवेंट E1 की रिक्वायरमेंट क्या है सर। तो हमारी इवेंट E1 की रिक्वायरमेंट यह है कि वो जो एक बॉल पेन दुकानदार रैंडमली सेलेक्ट करेगा, उस बॉल पेन को दिगराज सर खरीद लेंगे। इस बात को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स होंगे। इवेंट क्या है सर, तो हमारे इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि वो जो एक बॉल पेन दुकानदार रैंडमली सेलेक्ट करेगा, उस बॉल पेन को दिगराज सर खरीद लेंगे। इस बात को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स होंगे। तो ध्यान से सुनना, आप तुरंत कह दोगे सर कि मुझे बहुत अच्छे से यह कंडीशन पता है कि कब दिगराज सर बॉल पेन को खरीदेंगे, कब नहीं खरीदेंगे। अब यहां पे मेरी इवेंट की रिक्वायरमेंट में मुझसे बोला जा रहा है कि दिगराज सर उस बॉल पेन को खरीदेंगे। तो खरीदने की क्या कंडीशन सवाल ने दी थी, तो हमें सवाल ने खरीदने की कंडीशन दे दी थी, जो कि यह कहती है कि वो जो रैंडम बॉल पेन दुकानदार सेलेक्ट करेगा दिगराज सर को देने के लिए, अगर वो बॉल पेन एक अच्छी कंडीशन में रहा, अगर वो बॉल पेन वर्किंग कंडीशन में रहा, तभी दिगराज सर उसको खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। यानी कि इस बात को दिमाग में दोहराने से मुझे समझ में आता है सर कि इन दिस सिचुएशन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गुड पेन्स इन दिस लॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ गुड पेन्स इन दिस लॉट। अब इस लॉट में कितने अच्छे पेन्स है, ध्यान से सुनना। तो मुझे बता दिया गया था सर कि दुकानदार के पास ये जो 144 पेन्स हैं, इन 144 पेन्स में से 20 पेन्स डिफेक्टिव है, 20 पेन्स खराब है। यानी कि जो बचे हुए पेन्स हैं सर, वो अच्छी कंडीशन के पेन है, वो वर्किंग कंडीशन के पेन है। तो कितने बचे हुए पेन्स है, तुरंत कहोगे सर 144 माइनस 20, यानी कि ये जो 124 बचे हुए पेन है सर, ये वर्किंग कंडीशन के पेन है, ये गुड कंडीशन के पेन है, ये अच्छे कंडीशन के पेन है सर। क्लियर हो गया। और यहां पे मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि वो जो रैंडमली सेलेक्ट करके दुकानदार दिगराज सर को पेन देगा, दिगराज सर इस पेन को खरीद लेंगे। इस बात को फेवर करने वाले कितने आउटकम होंगे। तो आप तुरंत कहोगे कि दुकानदार वो जो पेन दे रहा है दिगराज सर को, अगर वो पेन वर्किंग कंडीशन का होगा, तब दिगराज सर उस पेन को खरीद लेंगे। तो यहां पे बोल दूंगा सर कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेन्स इन वर्किंग कंडीशन इज इक्वल टू 124। क्योंकि यहां पे क्लियरली मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि दुकानदार अगर इन 124 वर्किंग कंडीशन वाले पेन में से किसी भी एक पेन को सिलेक्ट कर लेता है, तो इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, जो कि यह कह रही है कि वो जो एक पेन दुकानदार सिलेक्ट करे, उस पेन को दिगराज सर खरीद लेंगे। समझ में आया फंडा, बिल्कुल आना चाहिए सर। तो अपनी प्रोबेबिलिटी को यहां पे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा सर 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 36 जा 72 2 31 जा 62 सर। तो हमारे इवेंट E1 के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है 31 डिवाइडेड बाय 36। यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि दुकानदार
इन 144 पेन के लॉट में से वो जो रैंडमली एक पेन सेलेक्ट करेगा दिगराज सर को देने के लिए, दिगराज सर उस पेन को खरीद लेंगे, इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी 31/36 है। क्लियर है? अब इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट E2 की तरफ। तो ध्यान से सुनना सर, नेक्स्ट इवेंट की बात कर लेते हैं। तो इवेंट E2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट E2 बराबर क्या हो जाएगा सर? डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि इस सवाल के सिचुएशन के हिसाब से ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, ये 144 के बराबर है। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब देखो हमारी सेकंड इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है सर? तो हमारी सेकंड इवेंट की रिक्वायरमेंट कहती है कि वो जो रैंडमली दुकानदार एक पेन सेलेक्ट करेगा दिगराज सर को देने के लिए, दिगराज सर उस पेन को नहीं खरीदेंगे। इस बात को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स होंगे? आप तुरंत कहोगे सर कि वो जो एक पेन दुकानदार दिगराज सर को देने के लिए सेलेक्ट करता है, अगर वो एक पेन डिफेक्टिव निकलता है, उस कंडीशन में दिगराज सर उस पेन को नहीं खरीदेंगे सर। यानी कि इस वाले इवेंट के लिए अगर मैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की बात करूं सर, तो मैं तुरंत कह दूंगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स इन द लॉट इज इक्वल टू 20। क्योंकि यहां पे क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है सर कि दुकानदार जो रैंडमली एक पेन सेलेक्ट करता है, अगर वो अपना एक पेन इन 20 डिफेक्टिव पेन में से एक सेलेक्ट करता है, उस कंडीशन में दिगराज सर उस पेन को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसने जो पेन सेलेक्ट किया है वो डिफेक्टिव है सर। और सवाल ने कह दिया था पेन डिफेक्टिव होगा तो दिगराज सर उसको नहीं खरीदेंगे। यानी कि फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। यानी कि मैं कह सकता हूं सर कि दुकानदार वो जो रैंडमली एक पेन सेलेक्ट कर रहा है, अगर वो एक पेन इन 20 डिफेक्टिव पेन में से एक पेन होता है, तो उस कंडीशन में दिगराज सर उस पेन को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो पेन डिफेक्टिव है। और सवाल ने कह दिया था कि अगर डिफेक्टिव पेन होगा तो दिगराज सर उस पेन को नहीं खरीदेंगे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी फिर से सेकंड सिचुएशन में भी हमारे सामने कितनी आ रही है सर? 20 डिवाइडेड बाय 144। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 10 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 2 36 जा, यानी कि सर 5/36 हमारे इवेंट E2 के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि दुकानदार वो जो रैंडमली एक पेन दिगराज सर को देने के लिए सिलेक्ट करेगा, दिगराज सर उस पेन को नहीं खरीदेंगे। इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी 5/36 के बराबर है। समझ में आया क्या सर? बिल्कुल आना चाहिए। अब देखो इस सेकंड वाली सिचुएशन को आप एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे। क्यों सर? क्योंकि यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। क्लियरली पता लग रहा है सर कि अगर मैं इस वाले इवेंट को ई कह दूंगा तो मेरा ये वाला इवेंट नॉट ई इवेंट है। और हम सीख के आ रहे हैं कि हमारे इस टाइप के इवेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता है। और मुझे यह भी पता है कि मेरे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अब मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं P1 कह देता हूं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर? P2। सर क्या ये ई नॉट ई की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। ई वाला इवेंट क्या है कि दिगराज सर इस पेन को खरीदेंगे, नॉट ई क्या हो जाएगा? दिगराज सर इस पेन को नहीं खरीदेंगे। तो क्लियरली दिख रहा है कि दोनों मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का पेयर बना रहे हैं, यानी कि इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूं कि P1 प्लस P2 जो होगा वो 1 के बराबर होगा। P1 आपने ऑलरेडी निकाल लिया था, कितना आया था सर? 31/36। तो क्या अब P2 नहीं बता सकते? बिल्कुल, इस सिचुएशन से भी बता सकते हैं। हो जाएगा सर 1 माइनस P1, यानी कि 1 माइनस 31/36 इज इक्वल टू 5/36। जैसा कि आप देख पा रहे होगे बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है सर। क्लियर है? आप ऐसे भी सोच के इस कंडीशन को सॉल्व कर सकते थे। एक और तरीका हो सकता था आपके इस कंडीशन को सॉल्व करने का। क्या तरीका होता सर? तो हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि अगर मैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर तरीके से आउटकम को डिफाइन करने के बाद अगर उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिख लूं और उस सारे पॉसिबल आउटकम्स को एक एक इवेंट मानने के बाद अगर मैं अपने इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज निकाल लूं, तो हमारे सारे प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। और यह सिचुएशन भी यहां पे लगती हुई दिख रही है सर, क्योंकि यहां पे दिख रहा है कि मान लो इस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए मैं अपने आउटकम्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूं कि दिगराज सर उस पेन को खरीदेंगे, दिगराज सर उस पेन को नहीं खरीदेंगे।
तो क्या इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है? आप कहोगे नहीं होगी सर। हमारी इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के एक पर्टिकुलर तरीके से आउटकम को डिफाइन करने के बाद यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो दिगराज सर खरीदेंगे या तो पेन को नहीं खरीदेंगे। तो कुल मिला के हमने अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट के एक पर्टिकुलर तरीके से आउटकम को डिफाइन करने के बाद सारे पॉसिबल आउटकम्स मेंशन कर दिए। और मुझे पता है अब अगर मैं इन आउटकम्स को एक एक इवेंट मान लूंगा तो मेरे इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो हमेशा 1 के बराबर आएगा ही आएगा। तो अगर इस प्रोबेबिलिटी को मैं P1 मान लेता हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं P2 मान लेता हूं, तो फिर से मैं कह दूंगा कि P1 प्लस P2 1 के बराबर होगा। फिर से कहानी ऐसी चलेगी और फिर से आपका सेम आंसर निकल के आ जाएगा सर। तो आप ऐसे भी यहां पे सोच सकते थे। अब एक और चीज इंटरेस्टिंग बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, पहले इतना नोट डाउन करो। देखो अब यहां पे सर आप चाहते ना तो उल्टा भी चल सकते थे, यानी कि सर आप इसको पहले निकालते, इसको बाद में निकालते। क्यों सर? क्योंकि इसको सीधे सीधे निकालना ज्यादा आसान है। क्यों आसान है सर? यहां पे मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि वो जो दुकानदार उस पेन को दिगराज सर को देने के लिए सिलेक्ट करेगा, दिगराज सर उस पेन को नहीं खरीदेंगे। और मुझे पता है कि कब दिगराज सर पेन को नहीं खरीदेंगे। मुझे पता है कि अगर पेन डिफेक्टिव होगा तभी दिगराज सर उस पेन को नहीं खरीदेंगे। और मुझे बहुत अच्छे से यहां पे क्लियरली डेटा में दिख रहा है कि मेरे 144 बॉल पेन के लॉट में 20 बॉल पेन खराब है, 20 बॉल पेन डिफेक्टिव है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो सीधे सीधे आती हुई दिख रही है सर। क्या दिख रही है? न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 20, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि ऑलरेडी हमने देख लिया था हमारे सवाल के सिचुएशन के हिसाब से 144 के बराबर है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई सर। अब इसकी आ गई है तो क्या इसकी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो सर। फिर से यहां पे अपने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का कंसेप्ट लगा लो, या फिर सारे आउटकम्स के प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है, ये कंसेप्ट लगा लो और इसकी निकाल लो। तो आप रिवर्स जाके भी आगे बढ़ सकते थे, आपके एग्जाम में कोई नंबर नहीं काटेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। तो दिगराज सर भी पेन खरीदते हैं, इस सवाल से समझ में आता है। इसी के साथ चलते हैं सर अपने नेक्स्ट सवाल पे, तो ध्यान से सुनना। क्या है सर नेक्स्ट सवाल? देख लेते हैं एक बार एक झलक। सवाल देखो क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है सर 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. देखो बड़ा सिंपल सवाल है, सबसे बनना चाहिए, एक बार समझा देता हूं। सवाल यहां पे कह रहा है सर कि 132 अच्छे कंडीशन वाले पेन के साथ 12 डिफेक्टिव पेन मिक्स हो गए हैं। अब आगे सवाल कहता है कि आप सिर्फ देख के पता कर लो कि कौन सा पेन डिफेक्टिव है, कौन सा अच्छा पेन है। यह पॉसिबल नहीं है। आगे सवाल कह रहा है सर कि आप बस देख के यह पता नहीं कर सकते कि कौन सा अच्छा पेन है, कौन सा डिफेक्टिव पेन है। अब आपको आगे कहा जा रहा है कि अगर इस बहुत सारे पेन के लॉट में से मैं रैंडमली किसी एक पेन को सेलेक्ट करता हूं, तो वो एक पेन जो मैंने सेलेक्ट किया है वो एक अच्छा पेन होगा, वो एक वर्किंग कंडीशन का पेन होगा। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? सवाल सभी को क्लियर है? रिपीट मार रहा हूं। सवाल कह रहा है सर कि 132 अच्छे पेन के साथ गलती से 12 और डिफेक्टिव पेन मिक्स हो गए हैं। समझना भावनाओं को। 132 अच्छे पेन के साथ गलती से एक्सीडेंटली 12 डिफेक्टिव पेन, 12 खराब पेन मिक्स हो गए हैं सर। अब ये जो मेरे पास नया लॉट मिला है, इस नए लॉट में सिर्फ देखकर यह पहचानना कि कौन सा पेन वर्किंग कंडीशन का है, कौन सा डिफेक्टिव है, यह पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं इस लॉट में से रैंडमली एक पेन को सिलेक्ट करता हूं, तो इस बात की क्या संभावना है कि मैंने जो पेन सिलेक्ट किया है वो पेन एक अच्छा कंडीशन का पेन होगा, एक वर्किंग कंडीशन का पेन होगा। यह निकालना आपका होमवर्क रहेगा, सबसे बनना चाहिए। पूरा सवाल आपको मैंने समझा दिया, नोट डाउन करो होमवर्क। यहां पे एक और एड ऑन क्वेश्चन कर लो। क्या एड ऑन क्वेश्चन करोगे सर? नॉट अ गुड वन, नॉट अ गुड वन। ठीक है, ये एक ऐड कर लो सर, इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी निकालना। एक और ऐड कर लो, इज अ डिफेक्टिव वन, इज अ डिफेक्टिव वन, इसको ऐड कर लो। एक और ऐड कर लो, इज नॉट अ डिफेक्टिव वन, इज नॉट अ डिफेक्टिव वन। तो ये तीन और चीजों की प्रोबेबिलिटी आपको यहां पे निकालनी है, बनना चाहिए। नोट डाउन करो, आगे चलते हैं सर। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है हरप्रीत टॉसेस 2 different coins simultaneously, say
one is of rupee 1 and other is of rupee 2, what is the probability that he gets at least one head? अब देखो यहां पे एनसीईआरटी के सवाल ने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल यहां पे क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है सर कि हमारा भाई है हरप्रीत, जिसके पास दो सिक्के हैं, और ये जो दोनों सिक्के हैं सर, ये अलग अलग डोमिनेशन के सिक्के हैं। यानी कि आपको बताया गया है कि हरप्रीत के पास जो एक सिक्का है वो 1 रुपए का सिक्का है, और जो दूसरा सिक्का है सर वो 2 रुपए का सिक्का है। तो सिक्का किसी भी डोमिनेशन का हो, क्या उसमें हेड टेल नहीं होगा? आप मेरे को सोच के बताओ, सिक्का किसी भी डोमिनेशन का हो, क्या उसमें हेड टेल नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। यहां पे 5 रुपए 10 रुपए भी बोलता फिर भी कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि हमें पता है कि सिक्का कोई भी डोमिनेशन का हो उसमें हेड टेल तो होना ही होना है। अब यहां पे आपको कहा जा रहा है सर कि इस 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों को जो हरप्रीत है वो एक साथ टॉस करता है, एक साथ उछालता है। तो आप मेरे को बताओ कि इस बात की क्या संभावना है कि कम से कम एक हेड आएगा? एट लीस्ट लिखा है सर। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि आप मेरे को बताओ कि इस बात की क्या संभावना है कि कम से कम एक हेड आएगा मेरे सिक्के के गिरने के बाद। फंडा सभी को क्लियर है? सवाल रिपीट मार रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो यहां पे डोमिनेशन के देने पर आप कंफ्यूज मत होना, और ये मत सोचने लगा अरे यार 1 रुपया 2 रुपए का सिक्का बोल दिया, 5 रुपया 10 रुपए का सिक्का बोल दिया, 1 रुपया 5 रुपए का सिक्का बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है किस डोमिनेशन का सिक्का है? अल्टीमेटली सिक्का किसी भी डोमिनेशन का रहे सर, उसमें हेड टेल तो होगा ही होगा। यानी कि यहां पे सवाल आपको कह रहा था कि हमारा जो भाई हरप्रीत है उसके पास दो अलग अलग डोमिनेशन के सिक्के हैं। एक सिक्का जो उसके पास है वो 1 रुपए का है, दूसरा सिक्का जो उसके पास है वो 2 रुपए का है। अब वो इन दोनों सिक्कों को एक साथ साइमल्टेनियसली उछालता है सर, साइमल्टेनियसली टॉस करता है। तो जब सिक्का गिरेगा तो आप बताओ कि इस बात की क्या संभावना है कि कम से कम एक हेड आएगा, एट लीस्ट एक हेड आएगा। तो एट लीस्ट को हैंडल करना मैंने आपको सिखाया है। क्या जवाब दोगे? ध्यान से सुनना। तो दो साइमल्टेनियसली कॉइन टॉसिंग के केस में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है सर क्या क्या पॉसिबल आउटकम आते हैं। क्या पता है सर? तो मैंने आपको सिखाया था सर, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है सर। तो अगर दो सिक्कों को एक साथ कहीं पे भी हेड टेल के लिए उछाला जाएगा सर, तो यही 4 पॉसिबिलिटी बनती है, इसके अलावा कोई 5वीं पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना बता दोगे? 4 बता दोगे। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है सर? इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि कम से कम एक हेड आना चाहिए। अब ध्यान से समझना बात को, कम से कम एक हेड, यानी कि एक से ज्यादा हेड भी अलाउड है। कम से कम का क्या मतलब होता है? उससे ज्यादा भी अलाउड है। सवाल कह रहा है कम से कम एक हेड आना चाहिए, यानी कि उससे ज्यादा हेड भी अलाउड है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने सारे पॉसिबल आउटकम्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यह देखने के लिए कि इन आउटकम्स में हमें फेवर करने वाले कौन कौन से आउटकम्स हैं। तो कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए सर। तो पहले यह देख लेते हैं कि इनमें एक हेड वाले कौन कौन से आउटकम है। तो आप कहोगे सर एक हेड वाला एक ही आउटकम है, एक हेड वाला एक ही आउटकम है, तो 2 फेवरेबल आउटकम तो मुझे दिख गए। अब आगे चलते हैं। तो कम से कम एक हेड आना चाहिए, ज्यादा भी चलेगा, कम से कम एक हेड आना चाहिए, एक से ज्यादा हेड भी चलेगा, यानी एक से ज्यादा 2 हेड भी चलेगा। अब 2 हेड वाला इनमें कोई आउटकम है? आप कहोगे बिल्कुल है सर, 2 हेड वाला भी एक आउटकम है, यानी ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम है। यानी एक और फेवरेबल आउटकम, कुल मिला के 2 + 1 3 फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए सर? 3। तो यहां पे हमारी प्रोबेबिलिटी हमारे सामने है कि अगर हरप्रीत, हरप्रीत ही नाम है ना, हां, अगर हरप्रीत इन 2 सिक्कों को एक साथ साइमल्टेनियसली टॉस करता है तो सिक्कों के गिरने के बाद कम से कम एक हेड आना चाहिए। इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, 3/4 है सर। यानी कुल मिला के 75% इस बात की प्रोबेबिलिटी। कैसे आया? कैलकुलेट करके देखना। क्लियर हो गया सर? एक सिंपल सवाल, और यहां पे इस सवाल को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे डोमिनेशन को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। कितनी बार मैंने आपको कहा कि सिक्का किसी भी डोमिनेशन का रहे, फर्क नहीं पड़ता है। क्या उस सिक्के में हेड टेल नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो किसी भी डोमिनेशन का सिक्का रहे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उस सिक्के में हेड टेल है, और सवाल में हेड टेल पे ही बात हो रही है। सवाल में बात किस पे हो रही है?
हेड टेल पे बात हो रही है, तो सिक्का किसी भी डोमिनेशन का रहे अल्टीमेटली उसमें हेड टेल होगा ही होगा सर। फंडा समझ में आया, आना चाहिए। इसी के साथ चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे, इसको फटाफट नोट डाउन करो। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है सर। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, तो सवाल को पढ़ लेते हैं सर। सवाल हमें कह रहा है कि कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर्स 13, 14, 15 डॉट 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 सो ऑन टिल 60 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स thoroughly. One card is drawn at random from the box. Find the probability that the number on the card drawn is number 1 divisible by 5, number 2 a number is a perfect square. Again एक आसान सवाल, इस टाइप का बहुत सारा सवाल हमने बनाया है और होमवर्क में भी लिया है सर, तो ये सवाल भी आपसे बनना चाहिए। अपने होमवर्क क्वेश्चन को फटाफट यहां पे नोट डाउन करो। बहुत सिंपल सवाल है सर, क्लियर है। अब यहां पे सवाल को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, कुछ और एड ऑन्स देता हूं आपको। यहां पे थर्ड एक ऐड कर लो, नॉट डिविजिबल बाई 5, नॉट डिविजिबल बाई 5, और एक फोर्थ ऐड कर लो, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये दोनों एड ऑन्स भी आपसे बनने चाहिए, फटाफट नोट डाउन करो सर। तो हमारे लेक्चर की कहानी यहीं पे कंप्लीट होती है सर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर में जितना भी कुछ मैंने आपको बताया वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे भी किसी भी किस्म का डाउट होता है तो आप मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।